और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, हार के बाद लालू परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी और एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है, उस जीत का असर बिहार में नजर आ रहा है। बिहार में जीत का असर यह है कि जो नेता हारे हैं, उन नेताओं के घरों में इसका साइड इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, उससे पहले एक तस्वीर देखिए। जीत के बाद नीतीश कुमार की पहली तस्वीर सामने आई है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। यह तस्वीर देख रहे हैं, नीतीश से आज मिलने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ था। जीत के बाद नीतीश कुमार के घर पर बड़ी भीड़ जुटी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चिराग पासवान नीतीश के आवास पर पहुंचे उनसे मिलने के लिए, और जेडीयू के एनडीए के दूसरे नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, संजय झा को आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान देखिए, नीतीश की आज पहली तस्वीर आई है। कल कोई तस्वीर नीतीश कुमार की नहीं थी। नीतीश कुमार से मिलने चिराग पासवान पहुंचे। नीतीश कुमार की सेहत को, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सवाल किए गए, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे हैं, फिट दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने उनसे मुलाकात की, शॉल पहनाकर चिराग का स्वागत किया। चिराग ने उन्हें जीत की बधाई और मुबारकबाद दी। तो नीतीश कुमार की यह पहली तस्वीर है नतीजे आने के बाद, जब उनसे मिलने के लिए नेता पहुंचे। लेकिन इससे पहले चिराग पासवान देखिए, घर से निकलने से पहले उन्होंने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद देखिए चिराग पासवान पहुंचे मंदिर, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। चिराग के लिए बड़ी जीत है, 29 सीटें मिली, 19 सीटें जीती हैं उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ खुशी है, जश्न है, दूसरी तरफ टूट फूट और लड़ाई है। यह है परिवार की लड़ाई। तेज प्रताप पहले पार्टी छोड़ चुके हैं, परिवार छोड़ चुके हैं, या कहिए निकाले जा चुके हैं। तेजस्वी की बहन अब नतीजे आने के बाद रोहिणी ने भी परिवार और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली तस्वीर देखिए रोहिणी की, जरा तस्वीर ये आप देख रहे हैं। रोहिणी बाकायदा सिंगापुर से आई थी, सिंगापुर से वोट देने आई थी अपनी पार्टी के लिए। ये पूरा परिवार गया था जब वोट देने के लिए। तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी, पीछे रोहिणी को आप देख रहे हैं, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव। सोचिए, जो रोहिणी आरजेडी के लिए, परिवार के लिए वोट करने आई थी, उन्होंने परिवार और पार्टी क्यों छोड़ दिया नतीजे आने के बाद। अगली तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर ये देख रहे हैं, ये लालू के साथ रोहिणी को आप देख रहे हैं। रोहिणी ने खुद को परिवार से बेदखल कर लिया है, लेकिन रोहिणी कौन है, तस्वीर मैं आपको अगली दिखाऊं। रोहिणी ने ट्वीट किया बाकायदा कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं और मैं परिवार को डिसोन कर रही हूं, यानी परिवार से भी अलग हो गई। क्या यह हार के साइड इफेक्ट है? लालू परिवार में भगदड़ मची है, परिवार का एक एक शख्स परिवार और पार्टी छोड़ रहा है। हार से हाहाकार है और लालू परिवार में सिर फुटौल अब की बार है। जिस बेटी ने अपनी किडनी देकर लालू की जान बचाई थी, वो सिंगापुर से आई थी, उम्मीदों की झोली और सपनों की रंगोली लाई थी। सीवान और सारण के गांवों और गलियों में लगाती रही चक्कर, पीकर अपमान का घूंट मांगती रही भाई के लिए वोट। संजय यादव को लेकर पहले भी नाराजगी दिखाई, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान परिवार से रिश्ते निभाई। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब नतीजों के बाद रोहिणी के सब्र ने दे दिया है जवाब। भुकुर भुकुर करते लालटेन ने छीन लिए सारे ख्वाब। लालू के घर का झगड़ा फिर सड़क पर आया। बड़े लाल पहले ही बागी हो चुके हैं, अब दूसरी बेटी ने भी तोड़ लिया नाता। देखिए मीसा भारती कब तक निभाती है रिश्ता। और आइए अब आपको बताऊं लालू की कौन सी बेटी है। लालू की बेटी रोहिणी वही है जिन्होंने परिवार छोड़ दिया, जिन्होंने लालू को किडनी दी थी, सिंगापुर रहती हैं। अब देखिए जरा परिवार को छोड़ते वक्त, पार्टी से अलग होते वक्त रोहिणी क्या कह रही है।
बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक एक कर सब पार्टी परिवार छोड़ रहे हैं, लालू यादव ने क्या आंख बंद कर रखी है? चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार बिखर गया है। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने भी पार्टी छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर परिवार से रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया। रोहिणी चुनाव प्रचार के लिए सिंगापुर से आई पटना। बिहार चुनाव नतीजे आने के 24 घंटे बाद पार्टी छोड़ दी। रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट में संजय यादव का नाम लिया। उन्होंने कहा, संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं। 2024 में सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में रोहिणी हार गई थी। नतीजों के बाद संजय यादव को लेकर परिवार में टकराव बढ़ा। इस चुनाव में आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी अपना चुनाव हार गए। तेजस्वी राघोपुर की सीट बड़ी मुश्किल से बचा पाए। इसी साल लालू ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकाला था। तेज प्रताप ने भी इसके लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था। आपको बताऊंगा संजय यादव कौन है जिसके नाम पर सब पार्टी छोड़ रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा था, जयचंदो ने आरजेडी को खोखला कर दिया है। अब रोहिणी के पार्टी और परिवार छोड़ने से घमासान तेज हो गया है। हार के बाद अब तेजस्वी पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं। तेज प्रताप के बाद रोहिणी ने भी इशारों में सवाल किए कि सवाल ये कि आखिर परिवार में क्या हो रहा है। सुनिए जरा सियासतदानों को। कि जिस बेटी ने प्राण रक्षा किया, जिसका आपने कन्यादान किया, आज उसके मन के अंदर में अगर टीस पैदा हुआ है, करा रही है, और आप राजनीति के धृतराष्ट्र बन गए। जिस भाई के कलाई में राखी बांधी वो चुप है। कौन है ये महाभारत का संजय जो यह कह रहा है कि लालू जी पूछ रहे हैं क्या हाल है संजय? नजर झुका हुआ है, कह रहा है कि हुजूर हमको तो केवल हरियाणा का मॉल नजर आ रहा है। रोहिणी आचार्य जिस तरह के पोस्ट परिवार में रोहिणी आचार्य ने परिवार और हम लोग का बहुत विस्तृत परिवार है। परिवार में कभी कोई विवाद नहीं होता। सारा परिवार, राजद परिवार, जो भी राजद परिवार से जुटे हैं, सभी लोग एक साथ एकजुट। अच्छा, यदि सचमुच उनसे आप लोग कोई प्रश्न है तो मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी ये बात की अपील करती है कि पार्टी में सब एक होना चाहिए, और एक होंगे तो निश्चित तौर पे इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। निश्चित तौर पे लालू जी एक बहुत बड़े समाजवाद के पुरोधा हैं। वो सारी चीज़ों को और सब लोगों को मना के एक बेहतर व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। अब सोचिए जरा, लालू के परिवार में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, ये लोग सियासत में सक्रिय हैं। लेकिन परिवार में ऐसा कौन है जिसने पूरे परिवार और पार्टी को टेक ओवर कर लिया? आरोप लगते हैं इस शख्स पर जिसे आप देख रहे हैं। इनका नाम है संजय यादव। तेजस्वी के साथ जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है संजय यादव। इन पर आरोप लग रहे हैं पार्टी परिवार सब टेक ओवर कर लिया, तेजस्वी को टेक ओवर कर लिया, और संजय यादव की वजह से ही एक एक कर सभी लोग अलग होते जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों एक एक कर सब अलग हो रहे हैं। देखिए जरा, शतरंज की बिसात पर परिवार टूट रहा है और इधर तेजस्वी के साथ संजय यादव है। 2025 में संजय यादव की बड़ी भूमिका रही। संजय यादव तेजस्वी के मुख्य सलाहकार हैं। दावा है कि तेजस्वी इन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इस चुनाव संजय तेजस्वी के साथ हर जगह नजर आए। चुनावी रैली को लेकर हर यात्रा में संजय के साथ तेजस्वी दिखते हैं। एक तरह से आरजेडी में तेजस्वी के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर है। देखिए, कद भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में एमएससी और उसके बाद एमबीए की पढ़ाई की है। संजय यादव को मैनेजमेंट का बहुत ज्ञान है। डेटा एनालिसिस और मैनेजमेंट में संजय बहुत माहिर हैं। वो पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। संजय और तेजस्वी बहुत अच्छे और पुराने दोस्त रहे हैं। दोनों पहले साथ थे, क्रिकेट भी खेल चुके हैं। 2012 में संजय यादव की धीरे धीरे आरजेडी में सक्रियता बढ़ी।
तेजस्वी ने उनसे राजनीतिक मामलों पर सलाह लेना शुरू किया। इसके बाद तेजस्वी ने उन्हें फुल टाइम पार्टी से जुड़ने का ऑफर दे दिया। इसी के बाद संजय यादव तेजस्वी के साथ जुड़ गए। 2015 में विधानसभा चुनाव से ही संजय आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। लालू के रांची जेल में रहने के दौरान संजय ने पार्टी पर पकड़ मजबूत की। 2024 में आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बना दिया, लेकिन संजय यादव को लेकर परिवार में सवाल उठते रहे। रोहिणी से पहले तेज प्रताप ने भी सवाल उठाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी टिकट नहीं मिलने पर संजय यादव को घेरा है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या संजय यादव पर गाज गिरेगी या एक एक कर परिवार से सब अलग हो जाएंगे? आपने देखा तेज प्रताप अलग हो गए, आपने देखा रोहिणी अलग हो गई। अब सुनिए जरा जेडीयू किस तरह से खिंचाई कर रही है। राजनीति के धृतराष्ट्र, राजनीति का दुर्योधन, पुत्र मोह में गंधारी अपने आंख पर पट्टी बांधे हुए, तबीयत धृतराष्ट्र का खराब है। पूछ रहे हैं संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? संजय बोल रहे हैं नजरें झुका करके, महाराज हमको तो हरियाणा वाला माहौल दिख रहा है। चूंकि बिहारीपन का एहसास नहीं, तो बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया और महाबिहार का बनाने का जनादेश दिया है। और बिहार की जनता का जनादेश नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, बिहार को तंगो तबाह कर देंगे। यह कतई संभव नहीं था, लेकिन हस्तिनापुर बदल गया। हस्तिनापुर जगह में महाभारत हुआ था, वो हस्तिनापुर हो गया महुआ बाग, जहां लालू जी का शानदार किला बन रहा है। पटना में ऐसा शानदार मकान किसी का नहीं है। तो जिसने संपत्ति सृजन किया उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया, मानव सृजन करता नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। अब देखिए, एक तरफ हार के साइड इफेक्ट ये हो रहे हैं कि परिवार टूट रहा है, दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरजेडी को 25 सीटों का श्राप मिला था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, आरजेडी का एक नेता पहुंचा था टिकट लेने, अगर आपको याद हो कुर्ता फाड़ दिया था उसने उस वक्त श्राप दिया था कि 25 सीटें ही मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं जीतोगे। हमको बोला कि मार जाएंगे, मार जाएंगे। लालू यादव हमको बोला टिकट देने के लिए, मोहतमद विधायक सभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहु तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए, बाप रे बहुत अन्याय। दलाल को जैसी कर दिया संजय यादव। अरे बाप, अरे बाप, 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। तीसरा बार भी कहेगी तू लड़िया भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िया, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इस। अरे बाप क्या करें, हम बर्बाद हैं, हम सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, सब फाड़ लेंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देंगे। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। संजय यादव, अरे बाप, अरे बाप, 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। मदन शाह भोकार फाड़ फाड़ कर रोए थे और कपड़ा फाड़ फाड़ कर श्राप दिए थे। हमेशा बार भी कह दी तू लड़िया भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िया, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से। श्राप क्या है? कभी लगता है कभी नहीं लगता। इस बार तेजस्वी को लग गया। मदन बाबू की बिलखती आत्मा ने जितनी सीटें तय की थी, लालू की पार्टी एकदम उतने पर ही सिमट गई। श्राप को 100/100 नंबर मिला। तेजस्वी और उनके चाणक्य को मदन बाबू की ऐसी हाय लगी कि 18 नवंबर तो आएगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो नतीजे से एक दिन पहले का बयान सुनिए। 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है।
सपनों की आसमानी सरकार में तेजस्वी सीएम बनने वाले थे और मुकेश सहनी उनके डिप्टी, जिन्होंने काफी मेहनत करके अपना नाम तय करवाया था। फिर शपथ ग्रहण के लिए मिठाई, लड्डू और समोसे कचौड़ी भी बनवा डाले थे। जनता का मूड हमने देखा है, माता बहन युवा का सबका हमने मूड देखा है और स्पष्ट है कि अच्छे नंबर के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। बड़बोले मुकेश सहनी शून्य बटा सन्नाटा साबित हुए, जीरो पर सिमट गए। अब लोग सियासत के शेख चिल्ली नहीं तो और क्या कहेंगे। अब देखिए सवाल उठ रहे हैं, क्या नेता को टिकट नहीं दिया उसका श्राप लग गया जो 25 सीटें मिली हैं? कौन है वो नेता? 18 अक्टूबर को लालू आवास के बाहर जोरदार ड्रामा हुआ। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो सड़क पर नाराजगी जाहिर की, कुर्ता फाड़ कर रोए आरजेडी के लिए, कहा 25 सीटें ही मिलेंगी, भविष्यवाणी करता हूं। नतीजों में भी आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें ही मिली हैं। मोतिहारी के मधुबन विधानसभा से आरजेडी टिकट के दावेदार थे। 2020 में आरजेडी ने मधुबन से ही अपना उम्मीदवार बनाया था। 2020 में बीजेपी के राणा रणधीर से ये हारे और दूसरे नंबर पर रहे थे। आरजेडी में सालों से सक्रिय रहे, स्थानीय नेटवर्क बहुत मजबूत है इनका। इस बार आरजेडी ने टिकट काटकर संध्या रानी को उम्मीदवार बनाया। इन्होंने आरोप लगाया कि टिकट 2 करोड़ से ज्यादा में बेचा गया है और 25 सीटों का शराब भी दिया है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। एक तरफा इस तरह सुनामी आएगा ये कहां किसी ने दिखाया था। ऐसे परिणाम की कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। जनता ने जो वोट दिए थे, आखिर वो वोट कहां गए ये किसी को पच ही नहीं रहा है। इसलिए हमने कहा कि इस पर मंथन होगा, इस पर समीक्षा होगी। बिहार की बेहतरी के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी ने सामने रखा था, पलायन, नौकरी और जो बिहार का हिस्सा बना मानस का, उस पर काम करें। हमारी जो भी संख्या है असेंबली में, हम उस संख्या के आधार पर लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे। हार जीत होती है, हर चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन ये जो हार हुआ है ये मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के समझ के बाहर की चीज है। इसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए। पहली बात देखिए, जो आउटकम है ये एक शब्द में कहूँ तो अननेचुरल है, अनएक्सपेक्टेड तो है ही। SIR का एक इम्पैक्ट है। जिस बड़े पैमाने पर 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए, बेमिसाल, इससे पहले कभी ऐसा कोई हिंदुस्तान में किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। अभी लोकतंत्र में ये गंगा नहीं बह रही है, उल्टी गंगा। SIR भी कह लीजिए या चुनाव से पहले इस तरीके से पैसा बांटना, ये सब कुछ एक तरह से संविधान की भावना के विपरीत है। ये इसको मैं उल्टी गंगा मानता हूं। तो हार के बाद आपने देख लिया लालू परिवार में भगदड़ है, कहीं शराब की बात हो रही है। पीके के कैंडिडेट को भी हार्ट अटैक आ गया। पीके चुनाव हारे और सिर्फ हारे नहीं है, बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे। बढ़ चढ़कर बड़ा कैंपेन किया, लेकिन नतीजे आए तो शायद किसी को नहीं उम्मीद थी कि पीके को 0 सीट मिलेगी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, नतीजे आने के बाद पीके के कैंडिडेट की मौत हो गई जो चुनाव लड़ रहे थे। रिजल्ट आने के बाद इनकी कैसे मौत हुई, हार्ट अटैक आया, देखिए जरा। अब मैं आपको बताऊं, 14 नवंबर की रात प्रशांत किशोर के लिए 2 बुरी खबरें आई। चुनाव में जोरदार हार हुई और एक उम्मीदवार की मौत हो गई। प्रशांत किशोर के सभी उम्मीदवार अपना चुनाव हार गए। जनसुराज के कई उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। प्रशांत किशोर के कई कैंडिडेट तो जमानत भी नहीं बचा पाए। पीके के एक उम्मीदवार की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई। भोजपुर के तरारी सीट से उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह का निधन हो गया। इलाज के दौरान चंद्रशेखर सिंह की तबीयत बिगड़ी थी, डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और कल रात उनका निधन हो गया। तरारी सीट पर बीजेपी के विशाल प्रशांत ने जीत हासिल की, जबकि जनसुराज पार्टी के चंद्रशेखर सिंह को 2271 वोट मिले। वो एक रिटायर्ड टीचर थे, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। समाज में वो मास्टर साहब के नाम से मशहूर थे और बहुत प्रतिष्ठित थे। जनसुराज पार्टी ने 238 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। करीब 1/3 यानी 68 सीटों पर नोटा से कम वोट मिले। हालांकि अनुमान के मुताबिक जनसुराज पार्टी का वोट शेयर 3.44% रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज पार्टी के नेता। इलेक्शन कमीशन के अनुसार हमें 4% से कम वोट मिला है और ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि हम किसी भी तरह से गिन रहे थे तो हमें 15% से अधिक वोट मिलना चाहिए था,
लेकिन वो वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसकी हम अंदर चर्चा करेंगे और कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन प्रथमदर्शी यही दिखता है कि राजद ना आ जाए, इस डर से हमारे जो वोट थे वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ। अब आइए मैं आपको बताऊं, चारों तरफ मंथन हो रहा है, कोई हार पर बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, उसकी भी करारी हार हुई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी का काफिला आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी की इतनी बड़ी हार कैसे हुई, मैंने तो वोटर अधिकार यात्रा भी की, एसआईआर का मुद्दा भी उठाया, हाइड्रोजन बम भी फोड़ा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नतीजे आने के बाद आज राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आवास पर पहुंचे। अब हार पर कांग्रेस पार्टी चिंतन और मंथन कर रही है। बिहार में करारी हार पर दिल्ली में कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक हुई, रिव्यू मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी इस बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने लालू तेजस्वी से बात की। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की। कांग्रेस संगठन की कमियों पर भी चर्चा की गई कि आखिर हुआ क्या। साथ ही आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए गए। पार्टी समझने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी हार कैसे हुई। बैठक के बाद चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है। वोट चोरी से जुड़े सबूत 2 हफ्ते में देश के सामने रखेंगे। कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सिर्फ 6 उम्मीदवार जीत सके। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रहा। 2020 में कांग्रेस का वोट शेयर 9.6% था। तब 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, और अब 61 सीटें लड़कर 6 सीटें जीती हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। 90% प्लस स्ट्राइक रेट, 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट ये भारत में कभी नहीं हुआ। हम पूरा डेटा खंगाल रहे हैं, 2-3 हफ्ते में सबूत के साथ आएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। इलेक्शनियरिंग इज कम्प्लीटली क्वेश्चनेबल। टिकट का बंटवारे का अंत तक चलना, अंतिम दिन तक सिंबल बांटना, ये सब गड़बड़ियां हुई हैं कि अंतिम दिन तक टिकट का बंटवारा क्यों हो रहा है और फिर फ्रेंडली फाइट क्यों जाना पड़ रहा है। जब गठबंधन हो रहा है तो उसमें फ्रेंडली फाइट का जगह नहीं होना चाहिए। ये तो भारी गलती थी। बिहार कांग्रेस के जो भी सीनियर लीडर्स थे, ये तो लगता था कि बाहर से सब लोग आके जैसे लगता है कि ठेका पर दे दिया गया हो, उस तरह की कहानी हुआ, और ऐसा मैंने कभी चुनाव में देखा नहीं। सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के तरह। बिहार के लोग जब हार गए तो कुछ न कुछ तो ऐसे लोग जो हारे हैं, कुछ न कुछ नैरेटिव तो गढ़ेंगे ना। तो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। जब जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, जब हार जाए तो ईवीएम। अब उस पर पूरा विश्लेषण होगा। पार्टी इसका पूरा एक प्रकार से जायजा लेगी और उन्होंने कहा कि हम भर्ती कमेटी बुलाएंगे और उस पर विस्तार से उस पर चर्चा हो। तो आप देख रहे हैं खेमे में मायूसी है, उदासी है। कोई परिवार छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, नतीजे ऐसे आए हैं। दूसरी तरफ एनडीए और बीजेपी का खेमा है जहां जश्न हो रहा है, और जश्न सोचिए पुडुचेरी में हो रहा है बिहार की जीत का। अब देखिए जरा, ये जीत ऐसे ही नहीं हुई है। इस जीत के पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। स्ट्राइक रेट देखिए जरा, जीत के लिए स्ट्राइक रेट, पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 80% रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 16 रैलियां की, इसमें बिहार की 122 सीटें कवर की। इसमें से एनडीए को 97 सीटों पर जीत मिली है और मोदी की रैली से एनडीए को 44 नई सीटें भी मिली है। मोदी का स्ट्राइक रेट 80% रहा है। अगला नाम है गृहमंत्री अमित शाह का, 89% का स्ट्राइक रेट। गृहमंत्री अमित शाह ने 28 रैलियां की हैं और अमित शाह ने 141 सीटों को कवर किया। इसमें एनडीए को 125 सीटों पर जीत मिली। अमित शाह का स्ट्राइक रेट 89% का रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 25 रैलियां की और योगी ने कुल 122 सीटों को कवर किया। इसमें एनडीए को 98 सीटों पर जीत मिली, 98। योगी का स्ट्राइक रेट 80% का। नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार ने 84 रैलियां की हैं। नीतीश ने प्रचार के दौरान पूरे 243 सीटों को कवर किया। इसमें एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली। नीतीश का स्ट्राइक रेट 83% का रहा है। अब आइए जरा विरोधियों की बात करिए। राहुल गांधी ने बिहार में की 15 रैलियां। राहुल ने इस दौरान 86 सीटों को कवर किया और इनमें 13 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई। 86 में 13। राहुल का स्ट्राइक रेट 15% का रहा। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे ज्यादा रैली अगर किसी ने की हो तो तेजस्वी है। बिहार में कुल 183 रैली तेजस्वी ने अकेले की है। इसमें महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटों पर जीत मिली। तेजस्वी का स्ट्राइक रेट 14% के करीब रहा है। यह था नेताओं की ताकत, जो ग्राउंड पर जाते हैं, रैलियां करते हैं। ये भी बताता है कि इनकी रैलियों का असर कितना होता है। सुनिए सियासतदान। डबल इंजन की सरकार, उनके द्वारा विकास का काम जो चल रहा है उसके लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, इसके लिए बिहार की जनता का आशीर्वाद है। अच्छा काम सरकार ने किया है, लोगों ने समर्थन किया है। बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और पूरा एनडीए और जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी विनम्रता से इस मैंडेट को स्वीकार करती है। इतना हम जरूर कहते हैं, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, पूरा एनडीए ने जो मैनिफेस्टो निकाला और जो प्रॉमिस किया, 5 साल में एक प्रॉमिस को हम लोग पूरा करेंगे। जिस तरह का मैंडेट मिला है उसके बाद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी सरकार पर भी रहेगा और कार्यकर्ताओं पर भी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल यू ने, या और जो हमारी सहयोगी पार्टी है, जो भी वायदे किए हैं वो अक्षर से पॉइंट बाय पॉइंट वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। स्पष्ट है कि जनता विकास पर विश्वास करती है और जो व्यक्ति विकास के सारथी होते हैं, जनता उसके साथ चलती है। और मैं बिहार की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए बिहार के मैंडेट दिया है। तो सिर्फ पुडुचेरी नहीं, जहां जश्न हो रहा था, जब नतीजे आ रहे थे तो अयोध्या में पूजा पाठ और प्रार्थना हो रही थी। अब अयोध्या में जश्न हो रहा है। आज अयोध्या में जश्न हुआ और लड्डू बांटे गए। जो पुजारी और संत उस वक्त पूजा पाठ कर रहे थे, आज वो मिठाई लेकर सड़कों पर मिठाइयां बांट रहे थे। अब आइए आपको बताऊं एनडीए कैसे जीता है और महागठबंधन कैसे हारे। अचानक इतनी सीटें कैसे आ गई, तो आपके सामने है वजह। जरा देखिए, ये 2020 के वोटिंग परसेंटेज में आपको दिखा रहा हूं, यानी मतों का प्रतिशत 2020 के चुनाव में क्या था। एक तरफ देखिए जरा, ये अभी 2025 का है। 19.8% वोट बीजेपी को मिले हैं, 15.7% वोट जेडीयू को, और हमको 0.9% वोट। ये 2020 का वोटिंग परसेंटेज मैं बता रहा हूं। हमको 0.9 और वीआईपी को 1.5%। दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन को, आरजेडी को 23.5%, कांग्रेस को 9.1% और लेफ्ट को 4.5%। 2020 के ये वोटिंग परसेंटेज है। ये इनको अगर जोड़ेंगे आप, इनको जोड़ेंगे तो ये लगभग 37.6% होता है। इनको जोड़ेंगे आप तो 37.3% होता है। तो यानी जो दोनों का वोट डिफरेंस था 2020 में लगभग बराबर था, यानी 37 इधर भी और 37 इधर भी। लेकिन अब जो अगला, इसे मूव कीजिए नेक्स्ट, अब जो वोट परसेंटेज आया है, यह है वोट परसेंटेज अभी का। बीजेपी को 20% वोट मिले, जेडीयू को 19.25%, एलजेपी को 4.97%, हमको 1% और आरएलएम को 1%। अब देखिए वोट परसेंटेज कितना बदला है। आरजेडी को 23%, कांग्रेस को 8.71% और लेफ्ट को 4%, वीआईपी और आईआईपी को 1.3%। ये अब जो 5 साल बाद नतीजे आए वो नतीजे हैं। बताने का मतलब यह है कि महागठबंधन को 2020 के बराबर ही वोट मिले। इन्हें तब भी 37% वोट मिले थे 2020 में, 2025 में भी इन्हें 37% ही वोट मिले हैं जोड़कर, यानी इनका वोट कम नहीं हुआ। तो इनका बढ़ा कैसे?
एनडीए को करीब 9% ज्यादा वोट मिला है। कैसे मिला? चिराग पासवान का वोट, उपेंद्र कुशवाहा का वोट, इनके साथ आने से 6% ज्यादा वोट मिले। एनडीए को 3% वोट अन्य का भी मिला है, लेकिन महागठबंधन में वीआईपी के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। इधर मुकेश सहनी की पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कुछ सीटों पर ओवैसी और पीके ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। यह है एनडीए के वोट बढ़ने का असर। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन महागठबंधन का वोट कम भी हुआ और महागठबंधन को कई सीटों पर नुकसान भी हुआ। उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा रोल प्ले किया। देखिए जरा कौन कौन सी सीटें जो महागठबंधन को नुकसान हुआ। अब देखिए एक एक सीट में आपको बता रहा हूं। ओवैसी ने 5 सीट जीती है और 7 हरवा दी है। सबसे पहले देखिए प्राणपुर की सीट, आरजेडी यहां 7,752 वोटों से चुनाव हार गई है। ओवैसी के उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोट मिले हैं यहां। अगली सीट देखिए कस्बा की, एलजेपी को 86,000 से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को 74,000 से ज्यादा और एमआईएम को 35,000 से ज्यादा। कांग्रेस उम्मीदवार की 12,875 वोटों से यहां हार हुई। एमआईएम के कैंडिडेट को 35,000 से ज्यादा वोट मिले। अगली सीट देखिए शेरघाटी, एलजेपी को यहां 77,270 वोट मिले, आरजेडी को 63,746 और एमआईएम को 18,982। आरजेडी यहां से 13,524 वोटों से चुनाव हार गई, जबकि एमआईएम को 18,000 से ज्यादा वोट मिले। अगली सीट केवटी सीट पर बीजेपी 7,305 वोट से चुनाव जीत गई है। एमआईएम के उम्मीदवार को देखिए यहां 7,474 वोट मिले हैं। यह है एमआईएम की स्थिति। मतलब अगर ये वोट नहीं कटते तो आरजेडी ये सीटें जीत सकती थी। अगली सीट देखिए दरभंगा ग्रामीण, जेडीयू को 80,624 वोट मिले, आरजेडी को 62,223 और एमआईएम को 17,008। इस सीट पर आरजेडी करीब 18,000 वोट से आ रही है, जबकि एमआईएम को 17,000 वोट मिले हुए। महुआ सीट, एलजेपी को 87,641 वोट, आरजेडी को 42,644 और एमआईएम को 15,783। इस सीट से तेज प्रताप भी चुनाव मैदान में थे। हुआ क्या? तेज प्रताप 35,703 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए। सोचिए ओवैसी का 15,000 वोट अगर मिल जाता तेज प्रताप को, आरजेडी को 15,000 से ज्यादा वोट ओवैसी ने काट दिए। आरजेडी उम्मीदवार यहां 44,997 वोट से हार गया। तेज प्रताप और ओवैसी के उम्मीदवार ने कुल 50,000 वोट काट दिए। अगली सीट गोपालगंज, 96,892 और कांग्रेस को 67,920, एमआईएम को 14,225। गोपालगंज में एमआईएम को 14,000 से ज्यादा वोट मिले। इस तरह कांग्रेस उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया इन्होंने। यह है स्थिति कि ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं और 7 हरवा दी हैं। सुनिए सियासतदान। अख्तरुल ईमान साहब ने यह तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। इस तरह से जब मुकेश सहनी जी के नाम की घोषणा हुई और उस दिन किसी ये बात साफ तौर पर नहीं सामने आ पाई कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के बारे में भी सोचा जा रहा है, इससे तो निश्चित तौर पर लोगों की जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में एक गलत संदेश गया। क्या आपको लगता है ओवैसी साहब इंडिया अलायंस पे रहते तो बेहतर हो सकता है? बेहतर होता, निश्चित तौर पर हो सकता है। कुछ आप जो देख रहे हैं सीमांचल के इलाके में प्रदर्शन निश्चित तौर पर बेहतर होता। अब देखिए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजे आने के बाद, जीत हार तय होने के बाद मैंने आपको दिखाया उसके असर क्या हो रहे हैं। दूसरी तरफ आरोप भी लग रहे हैं। जीत के बाद गड़बड़ियों के आरोप कौन लगा रहा है? पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जो बुरी तरह से चुनाव हार गई है। कैंपेन किया उन्होंने और चुनाव मैदान में निर्दलीय उतर गई, लेकिन चुनाव हारने के बाद देखिए क्या कह रही हैं। हार के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने चुनाव रद्द करने और दबाव से चुनाव कराने की मांग की है। पवन सिंह की पत्नी ने वोटिंग में भारी गड़बड़ी का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा वोटिंग स्लो कराई गई, मशीन खराब कराई गई। मशीन खराब होने के बाद
मेरे एजेंट्स को परेशान भी किया गया। उन्होंने कहा काउंटिंग के वक्त मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ। ज्योति सिंह कराकाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। कराकाट सीट से सीपीआई एमएल के अरुण सिंह ने जीत हासिल की है। ज्योति सिंह करीब 23,000 वोटों से तीसरे नंबर पर रही हैं। चुनाव से पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच खूब ड्रामा हुआ। पवन सिंह ने ज्योति पर चुनाव लड़ाने की मांग का आरोप भी लगाया था। 2024 में कराकाट से पवन सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। निर्दलीय लड़े पवन सिंह खुद चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा को भी तब चुनाव हरवा दिया था। अब उनकी पत्नी ये आरोप लगा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं कि दूसरी तरफ आरोप एक तरफ लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जीता वही सिकंदर है और उस सिकंदर के पोस्टर लग गए हैं बिहार की सड़कों पर। यह आज सुबह जब बिहार में हुई पटना में, तो चारों तरफ नीतीश कुमार को बधाई और धन्यवाद के पोस्टर लगे हुए थे और टाइगर अभी जिंदा के पोस्टर थे। तो बड़ी महाजीत के बाद अब बारी है शपथ की कि आखिर नीतीश कुमार शपथ कब लेंगे। नीतीश कुमार से आज सारे बड़े नेता मिलने पहुंचे, लेकिन देखिए शपथ कब ले रहे हैं नीतीश कुमार। गर्दा उड़ाने वाली जीत के बाद शपथ की तैयारी है। एनडीए के कई नेताओं ने आज नीतीश से मुलाकात की। आज चिराग, सम्राट, लल्लन सिंह सीएम आवास पहुंचे। मुलाकात के बाद कई नेताओं ने नीतीश का समर्थन किया। चिराग ने कहा नीतीश ही सीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए ने 243 में 202 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर है। नीतीश से मुलाकात के बाद जेडीयू ने कहा एनडीए एकजुट है। चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया था, वही हमारे नेता हैं और हमारे अगले सीएम भी वही होंगे। एनडीए ने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया। बीजेपी में अंदर खाने सीएम को लेकर चर्चा है, क्योंकि बीजेपी बिहार में इस बार नंबर 1 पार्टी है। विधायक दल की बैठक में नेता का फैसला होना है। 22 या 24 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। खबर यह है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं नेता। सीएम की फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरे चुनाव कैंपेन को लीड करने का काम किया, व्यक्तिगत मुलाकात में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई देने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया कि आप जितना उनके ऊपर प्रहार कीजिएगा वो उतने ही मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। जब बिहार के दूसरे तथाकथित युवा नेता कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि मौसम खराब है, तो फोन पे भाषण दे रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री गाड़ी से जाकर वो प्रचार कर रहे थे। उन्होंने करके दिखाया कि भैया उनके अंदर आज भी वो क्षमता है। पहले भी सभी गठबंधन के सहयोगी दलों ने कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, और बाद में सब लोगों ने ये भी डिक्लेयर किया कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तय हो जाएगा, सबके आपसी सहमति से ही तय होगा। और हम समझते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। सभी लोग जीत के आए हैं, जिनका राय बनेगा रायशुमारी होगी। और सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी में क्षमता है, मुख्यमंत्री जी में बिहार को लीड करने की क्षमता है, तो निश्चित तौर पर उन्हीं का बात। जीत के बाद सारे नेता नीतीश नीतीश कर रहे हैं, लेकिन देखिए नीतीश के बारे में कुछ वो जानकारी जो बहुत कम लोग जानते हैं। इतनी बड़ी जीत नीतीश ने हासिल की है। मुन्ना इंजीनियर से सुशासन बाबू तक का सफर कैसे तय किया। नीतीश ने नवंबर 2005 में सीएम पद की शपथ ली थी। तब से बिहार की कमान नीतीश के हाथ में ही है। नीतीश का जन्म नालंदा के हरनौत में हुआ। उनके पिता एक आयुर्वेदिक वैद्य थे। नीतीश के पुराने दोस्त उन्हें मुन्ना नाम से पुकारते हैं। 1972 में नीतीश ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। 1973 में बिहार में छात्र आंदोलन तेज होने लगा था। लालू और नीतीश कांग्रेस सरकार के खिलाफ उतर गए थे। तब नीतीश की उम्र सिर्फ 22 साल थी। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे थे। हॉस्टल में रह नीतीश दिन रात घूमते रहते थे। इससे नीतीश के पिता ज्यादा खुश नहीं थे। तभी उन्होंने नीतीश की शादी तय कर दी। नीतीश कुमार की शादी मंजू सिन्हा से हुई। उन दोनों की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। नीतीश के पिता ने दहेज में 22,000 रुपए ले लिए थे, जिससे नीतीश अपने पिता से बहुत नाराज हो गए थे। 1985 के चुनाव में नीतीश ने पत्नी से 20,000 कर्ज लिया था। तब नीतीश के पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं थे। नीतीश की पत्नी एक स्कूल टीचर थी। नीतीश कुमार ने पत्नी से वादा किया था कि अगर हारे तो फिर राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन सियासी पारी का दौर अब भी लगातार जारी है। नीतीश अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सके थे।
दिल्ली में इलाज के दौरान मंजू सिन्हा का निधन हुआ था। तब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली नहीं जा सके थे। पत्नी की अर्थी उठाने से लेकर चिता तक जाने तक फूट फूट कर रोए थे और नीतीश को सफल नेता बनाने में उनकी पत्नी का बहुत अहम रोल रहा था। आइए अब आपको दिखाऊं, इस बीच जीत हो गई है, लेकिन बहुत से लोग जीत पचा नहीं पा रहे हैं और बहुत से लोग जीत के बाद सवाल उठा रहे हैं। अब जीत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में एसआईआर हुआ, विरोधी कह रहे हैं एसआईआर के बाद ये नतीजे आए हैं, तो अब विरोधी एसआईआर के खिलाफ खड़े हो गए। उनका कहना है ये एसआईआर ना होता तो ये नतीजे ना आते, अब जहां एसआईआर होना है वहां बवाल हो रहा है। बिहार का बंगाल यूपी चुनाव पर असर पड़ना तय है, क्योंकि एनडीए इस जीत को दोनों राज्यों में भुनाएगा। अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, 2027 में यूपी विधानसभा और उससे पहले पंचायत चुनाव। बीजेपी ने ऐलान किया है कि बिहार के बाद दोनों राज्य जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। केशव बोले मगध के बाद अवध पर और पूरा यूपी जीतेंगे, यानी योगी के नेतृत्व में तीसरी पारी की तैयारी है। लेकिन अखिलेश यादव ने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया है। बिहार नतीजों को अखिलेश ने एसआईआर की वजह से जीत बताया है। अखिलेश बोले एसआईआर ने खेल किया, वो यूपी में नहीं होने देंगे एसआईआर। समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी इसे कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन योगी के डिप्टी केशव ने अखिलेश को जवाब दिया। केशव ने कहा सपा का सियासी भविष्य अंधकारमय। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी पहली बार सत्ता में आना चाहती है। ममता के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है और बिहार जीत के बाद बीजेपी और टीएमसी की टक्कर कड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा है कि बिहार के बाद बंगाल भी जीतेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। कल पीएम मोदी ने भी यही कहा था। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार की जीत तो झांकी है, अगली बारी हमारी दीदी, बंगाल वाली दीदी, तुम सुन लो, बंगाल अभी बाकी है। बिहार झांकी है, बंगाल बाकी है। बंगाल बाकी है क्यों? और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, जो शुरू में मैंने आपको बताया। आरजेडी में हार के बाद लालू परिवार में कलह है। रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से नाता तोड़ दिया है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, संजय रमेश तेजस्वी से पूछिए। रोहिणी ने कहा उन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया है, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जो चाणक्य बन रहे थे उन्हीं से तो होगा सवाल, उन्हीं से पूछा जाएगा आरजेडी का हाल ऐसा क्यों हुआ। सुनिए जरा रोहिणी क्या कह रही है। कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमेश तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो सियासी लड़ाई, रोहिणी की वो बयान आप सुन रहे थे जो परिवार और पार्टी छोड़ते वक्त आखिरी बयान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 100 घंटे 2 धमाके और 22 मौतें। आपको याद होगा दिल्ली में धमाका हुआ, चांदनी चौक के सामने, लाल किले के सामने भीषण धमाका हुआ। धमाके में 13 लोगों की मौत हुई, 13 लोगों की जान गई। और ये वो जगह देख रहे हैं जहां धमाका हुआ। एक और धमाका हुआ श्रीनगर में बीती रात, नौगांव में। अगली तस्वीर देखिए,
ये धमाका आप देख रहे हैं, पुलिस थाने में धमाका हुआ उसी अमोनियम नाइट्रेट से जिस अमोनियम नाइट्रेट से धमाका हुआ था। और आइए मैं आपको बताऊं, श्रीनगर में जो थाना था वो थाने में कहां रखा था विस्फोटक। ये वही विस्फोटक है जो यहां फरीदाबाद से उमर से मिला था, मुजम्मिल से मिला था, जिस विस्फोटक का इस्तेमाल ये कर रहे थे। वो विस्फोटक श्रीनगर गया और वहां थाने में रखा गया। देखिए थाना है, कैसा दिखता है थाना। थाने में सीआईडी का दफ्तर था एक जगह, उसके ठीक बगल में देखिए थाने की मुख्य इमारत है और मुख्य इमारत में जो बरामदा था यहीं लाकर रख दिया गया विस्फोटक। इसके ठीक बगल में पुलिस बैरक है, यहां लोग रहते हैं। सोचिए इतना खतरनाक जगह पर रखा गया, धमाका और बड़ा होता तो और जान माल का नुकसान होता। अभी 9 लोगों की मौत हुई है। यहां क्षतिग्रस्त गाड़ियां जो खड़ी है, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, और यहां धमाका हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर धमाका हुआ कैसे और वही अमोनियम नाइट्रेट श्रीनगर के इस थाने में कैसे पहुंचा। तो मैं आपको बताता हूं कि ये आप देख रहे हैं थाने का हाल, और थाने में इस तरह से मौजूद थे, विस्फोटक रखा था, तभी ये धमाका हुआ। ये आदिल देख रहे हैं, आदिल ने ही विस्फोटक इकट्ठा किया था। ये बड़ा धमाका रात के करीब 11:22 पर हुआ है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में ब्लास्ट उस दौरान हुआ जब जांच के लिए टीमें जब्त विस्फोटक का सैंपल ले रही थी। देखिए जरा, लगातार धमाके हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबका कनेक्शन डॉक्टर है। अब सियासतदान क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये धमाका कहीं ना कहीं हमारी ही गलती से हुआ है। ईडी को देखने के बजाय अपने इंटेलिजेंस विंग को देखिए। कब तक हमें यह खून खराबा देखने को मिलेगा कि हमारा फैसला असीम मुनीर को करना है। महबूबा कह रही कश्मीर में एक डर और खौफ पैदा किया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर आखिर एजेंसियां क्या कर रही हैं? किसी के घर को जहां उसके बूढ़े मां बाप रहते हैं और जिनका इस हादसे के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको उड़ा देना और दोस्त रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेना, उनकी धरपकड़ करना, यह बिल्कुल कानून के खिलाफ है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा आतंकियों की तैयारियां सालों से चल रही थी और इसके तार कश्मीर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैले। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी शिकंजा कस गया है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं डॉक्टर जैसा सम्मानित पेशा आतंकियों ने कलंकित कर दिया है। डॉक्टरों से अपील है कि वो भी ऐसे लोगों पर नजर रखें। वसीम बरेलवी कह रहे हैं कि जो बम बनाने वाले हैं उनसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा। खुदा ने जो जिंदगी दी है उसे वक्त से पहले खत्म कर देना शायद दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। उनकी बदकिस्मती है जो जीने की जगह मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहां हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। दुख है इस बात का कि बहुत सारी जानें चली गई और उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी है और क्या कह सकते हैं। ऐसा न हो आने वाले वक्त में, ये हम सब की ख्वाहिश। बिलखुसूस वादी कश्मीर में एक डर और खौफ पैदा हुआ है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि अमित शाह साहब ने ये कहा था कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। हम भी चाहते हैं सख्त कार्रवाई हो और कानून के मुताबिक हो। किसी को घर को जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है। अब देखिए जरा श्रीनगर के थाने में जो धमाका हुआ उसमें जिन लोगों की जान गई उनके परिवारों को देखिए। परिवारों में रो रो कर बुरा हाल है और ये सब वही काम करते थे। जो उस थाने में मौजूद था शफी, उसकी मौत हुई, उसके जनाजे की तस्वीर। उसके बाद
महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, वो उस जगह जाना चाह रही थी जहां धमाका हुआ। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं, उनके परिजन सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है इस धमाके के बाद। देखिए जरा इसमें किन किन लोगों की जानें गई हैं। लगभग 9 लोग मारे गए। कौन है वो? सबसे पहले देख रहे हैं इंस्पेक्टर अरशद। विस्फोटक की जांच में अरशद शामिल थे। राज्य खुफिया विभाग में अरशद तैनात थे, कुपवाड़ा के रहने वाले थे। अगला नाम है जावेद का। जावेद विस्फोटक की जांच में शामिल था, क्राइम ब्रांच की टीम के सदस्य और हारी त्राल के रहने वाले थे। अरशद अहमद जांच के दौरान थाने में ही मौजूद थे, क्राइम ब्रांच की फोटो सेक्शन टीम में शामिल थे, कुलगाम के रहने वाले थे। एजाज विस्फोटक की जांच कर रहे थे, उस वक्त एफएसएल की टीम में शामिल थे एजाज और गलीलाबाद के रहने वाले। विस्फोटक की जांच कर रहे थे मोहम्मद अमीन, एफएसएल टीम के सदस्य थे, बेमीना के रहने वाले थे। अगला नाम है शौकत अहमद भट्ट का। विस्फोटक की जांच टीम में वो भी शामिल थे, एफएसएल श्रीनगर टीम के सदस्य थे और कमरवारी के रहने वाले थे। यह है मुजफ्फर अहमद खान, जांच के दौरान थाने में मौजूद थे, नटीपोरा के नायाब तहसीलदार, बडगाम के रहने वाले थे। अगला नाम है टेलर मोहम्मद शफी का, जो विस्फोटक आया तो मदद करने पहुंचे थे, अमोनियम नाइट्रेट के लिए थैली लेकर गए थे, नौगाम के ही रहने वाले थे। सुहेल अहमद विस्फोट आया तो थाने पहुंच गए थे विस्फोटक जब पहुंचा और इलाके में चौकीदारी का काम करते थे, नटीपोरा के रहने वाले थे। आइए सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। ये गरीब आदमी, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये कौम के लिए शहीद हो गया, ये हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया। इसको इंसाफ दे दो, इसको इंसाफ दे दो, इसको इंसाफ चाहिए। 11-20 के करीब टाइम था, एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते हैं, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। जब धुआं उड़ गया तो हम डर गए, हमारे पता था हमारा बाप है थाने में, हम दौड़ गए और उधर था आग। फिर हमने ढूंढ लिया 2 बजे तक रात के, पर हमें कहीं नहीं मिला। मेरा बेटा बेचारा नौकरी कर रहा था, नौकरी के सिलसिले में आज ये दुख भरी कहानी हमने सुनी। ये जो न्यूज आ गई तो पूरा गांव जो है मातम छा गए पूरे गांव में। मोहम्मद शफी को एक कल पूरा दिन फ्राइडे के दिन सवेरे इनको ले गए हैं किसी काम के लिए। हमें अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे हमले का अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करने का मास्टरमाइंड है ये शख्स। इसका नाम है डॉक्टर मुजफ्फर। दुबई बैठा है और दुबई से भारत में नेटवर्क चला रहा था। पहली बार इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब तक ये सीन में नहीं था। ये मुजफ्फर कौन है, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं और ये किस तरह से भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। यह है मुजफ्फर और यह है मुजफ्फर का भाई आदिल। डॉक्टर मुजफ्फर नाम का शख्स व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चला रहा था, यानी डॉक्टर्स को आतंकी बना रहा था। एजेंसियों का मानना है कि मुजफ्फर इस टेरर नेटवर्क का मुखिया है। डॉक्टर मुजफ्फर काजीगुंड का रहने वाला है और यह जो आदिल पहले पकड़ा गया, इसका बड़ा भाई है। ये आदिल उन 8 आरोपियों में शामिल है जो गिरफ्तार किए गए। दावा है कि मुजफ्फर दुबई से बैठकर पूरा नेटवर्क चलाता है, आतंकियों के लिए पैसों को लेकर लॉजिस्टिक तक का इंतजाम करता है। पुलिस के मुताबिक आदिल को कट्टरपंथी बनाने में मुजफ्फर की बड़ी भूमिका थी। उसी ने आदिल की उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मुलाकात करवाई थी। एजेंसियों को शक है कि दिल्ली ब्लास्ट का आदेश भी मुजफ्फर ने दिया था। मुजफ्फर भारत से दुबई फिर वहां से अफगानिस्तान भाग गया था, लेकिन वो आतंकियों और हैंडलर्स के बीच लिंक का काम कर रहा था। दावा है उकाशा नाम के जैश के हैंडलर के संपर्क में मुजफ्फर था। दरअसल 2022 में मुजफ्फर और मुजम्मिल ने तुर्की की यात्रा की थी। आदिल के साथ एक मुजम्मिल भी पकड़ा गया था, दोनों गए थे तुर्की। तब मुजफ्फर और मुजम्मिल की तुर्की में उकाशा नाम के शख्स से मुलाकात हुई। यहीं पर फंडिंग और ऑपरेशन का रूट और हमले की प्लानिंग तय हुई। तुर्की से लौटने के बाद मुजम्मिल फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा और आदिल की पोस्टिंग अनंतनाग से सहारनपुर में कराई गई। इसके बाद ही आतंकी डॉक्टरों के ग्रुप की देश भर में गतिविधियां बढ़ गईं। आतंकियों का यह पूरा ऑपरेशन अफगानिस्तान से कंट्रोल होता था।
इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद ले रही है। मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मुजफ्फर की गिरफ्तारी से ही इंटरनेशनल कनेक्शन खुल सकता है। यह है मास्टरमाइंड जिसे तलाशा जा रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।